क्लास 10th बेटा, कई बच्चों का कमेंट आया कि मैम थर्ड लेक्चर अपलोड करिए। तो मुझे थोड़ा टाइम हो गया क्योंकि एक तो मुझे 11th और 12th के क्लासेस का भी ध्यान रखना पड़ रहा है, खासकर 12th का उनका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और दूसरा कि मुझे आपको बताने से पहले वो सब कुछ लिखना पड़ता है पेपर पे। मेरे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो मैं जब सारा लिख लेती हूँ, पहले सोचती हूँ कि कैसे आपको बताना है, उसके बाद क्या मुझे और हेल्पिंग चीज़ें चाहिए जो मेरे आसपास हैं आपको कॉन्सेप्ट देने के लिए, और फिर मुझे वो सारा लिखना पड़ता है। तो जिससे कि तुम्हें नोट्स भी मिलें, तुमको बुक से बेहतर ऑप्शन मिले समझने के बाद कि ये पॉइंट्स हैं और इनको मैं अगर देख लूँ तो मेरा एक बेस तैयार हो जाएगा। इसीलिए तुमको भी मैं बोलूँगी कि बेटा नोट्स अपने हाथ से ज़रूर लिखना। अगर मैम तुम्हारे लिए इतना सब लिख सकती हैं तो तुम अपने लिए तो लिख ही सकते हो ना। मेरे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है ये। अगर आप अपने हाथों से नोट्स नहीं लिखेंगे तो वो नॉलेज आपको आपके लिए मदद नहीं कर पाएगी। तो चलो आज का क्लास शुरू करते हैं। सब लोग कॉपी पेंसिल लेकर तैयार हैं? अब तुम पहले याद करो कि हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पढ़ा था, हमने फ्रिक्शन पढ़ा था, और फिर हमने वेक्टर को रिजॉल्व करना सीखा था। अब उस फोर्स के कॉन्सेप्ट को थोड़ा कंप्लीटनेस की तरफ ले जाती हूँ, इसलिए क्योंकि जो बच्चे NTSC देना चाहते हैं उनका काम सिर्फ कॉन्सेप्ट को आधा अधूरा छोड़कर नहीं चलेगा। मुझे पता है कि वहाँ पर तुमसे कॉन्सेप्ट को लेकर कहाँ तक पूछा जाना है। तो हमने वेक्टर्स रिजॉल्व कर लिए थे, और जो केस हमने लिया था वो केस एक बार मैं फिर से लेती हूँ। क्या केस लिया था? देखो, एक सरफेस थी और उस सरफेस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा था और मैंने तुमसे कहा था कि इस पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। कौन कौन से दो फोर्सेस? एक, इसको अर्थ अपनी तरफ नीचे की ओर पुल कर रही है, तो जो अर्थ का पुल है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है। अगर मैं इसको इसी ओरिएंटेशन में रखूं तो जो अर्थ का पुल है वो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड। आई थिंक आप इमेजिन कर पा रहे हो। सो अर्थ's pull is acting vertically downward on this object, right? And since it is placed on a surface, so a force is acting on this object due to reaction of this surface. Let me take something else so that you can visualize that object. This is normal reaction force. It is normal to the surface which is exerting it. कौन से दो forces? Weight or gravitational force and normal reaction force. Now do you remember I told you that if this surface is not horizontal, see, this is horizontal orientation. If this surface is horizontal, then normal reaction force is vertical, gravity is vertically downward, normal reaction force is vertically upward, and since this object is at rest, see, this object is at rest, that means what? Whatever forces are acting on this object doesn't matter, but those objects are balancing each other and this object is not experiencing any force in any direction as a resultant of the two. Are you getting this point? If any force is unbalanced, see, if I leave this object here
only gravitational field is acting on it. So this object falls down vertically downward in the direction of gravitational force. But if I place this object on this surface, क्या अभी भी ये गिर रहा है? नहीं गिर रहा है, पर ग्रेविटी तो एक्ट कर रही है इस पर, वो तो नीचे खींच रही है। तो इसको गिरने से कौन बचा रहा है? वर्टिकली अपवर्ड फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द सरफेस। रिकॉल करो, सरफेस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्यों लगा रही है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अपने वेट के बराबर फोर्स से इस सरफेस को वर्टिकली डाउनवर्ड पुश कर रहा है। तो एक्शन हो गया, तो रिएक्शन है इस सरफेस का ऊपर की ओर, वर्टिकली अपवर्ड। If this surface is horizontal, then there are two forces, vertically upward normal reaction force, vertically downward gravitational force, and since this object is at rest, तो हम इसको जानते हो कैसे समझेंगे? दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं फिर भी ये रेस्ट पर है, इसका मतलब रिजल्टेंट ऑफ द टू इज ज़ीरो। रिजल्टेंट ऑफ द टू इज ज़ीरो। तो कॉन्सेप्ट क्या आ गया? रिजल्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया। रिजल्टेंट फोर्स को, इसको इस पे हम अभी और बात करेंगे, मत समझो कि बात यहीं ख़त्म हो जाएगी। रिजल्टेंट फोर्स को हम अक्सर आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो देखो जरा, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को कैसे दिखा रही हूँ, एफ और नीचे जी लगा दिया। दूसरा फोर्स एक्ट कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्योंकि ध्यान से देखो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये एक दूसरे के ऑपोजिट होने की वजह से एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट होंगे। जो बड़ा फोर्स है, स्ट्रॉन्गर फोर्स है, उसमें से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मुझे नहीं पता है कि बड़ा फोर्स ये है या ये, लेकिन ये इसके रिएक्शन में पैदा होता है। तो मैंने कहा कि दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, मान लो मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो भी हम क्या करेंगे, हम उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे जिस ऑब्जेक्ट पर ये दोनों फोर्स लग रहे हैं। अरे ये ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पर है, रेस्ट पर है, इसका मतलब क्या? ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा है कि वो इसे नीचे खींच ले जाए, और ना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ताकतवर है कि वो इसे ऊपर उठा ले जाए। इसका मतलब क्या? बहुत ही लेमन लैंग्वेज में आपको मैं चाहती हूँ कि आप इस कॉन्सेप्ट को फील कर पाओ कि ना तो ये बड़ा है कि इसे नीचे खींच ले जाए, ना ये बड़ा है कि इसको ऊपर चला दे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, जो इनका डिफरेंस है, वो एक्चुअली ज़ीरो है। नेट फोर्स, इसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं कि काम तो इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स कर रहे हैं, बट रिजल्टेंट ऑफ बोथ द फोर्सेस इज ज़ीरो। दैट इज व्हाई दिस ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। आगे हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि कोई ऑब्जेक्ट कब रेस्ट पर रहता है। तो कोई ऑब्जेक्ट तब रेस्ट पर रहेगा जब उस पर एक्ट करने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट ज़ीरो हो। अगर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स बच जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट बदलेगा ज़रूर। अगर वो रुका है तो चल देगा, और अगर चल रहा है तो उसकी रफ्तार या तो बढ़ेगी या घटेगी। अगर रिजल्टेंट ज़ीरो है तो ऑब्जेक्ट की स्टेट नहीं बदलेगी। मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनना। अभी इस पर हम जब इस पॉइंट पर आएंगे ना, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन पर, तो मैं इस पर तुमको ढंग से इस बात को और समझाऊंगी। रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं तो रिजल्टेंट का मतलब उनका डिफरेंस, और ताकतवर फोर्स में से जो वीकर फोर्स है दैट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर फोर्स, राइट? एंड रिजल्टेंट ऑफ द टू विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर फोर्स। ये तो पहला पॉइंट हो गया जो मुझे तुम्हें बताना था। दूसरा पॉइंट, if an object is at rest, that means whatever forces are acting on that object, the total force, net force, resultant force on that object is zero. That is why that object is at rest.
but if object is moving but moving with constant speed, ये बात हम लोग सेकेंड लॉ में इसको फिर से करेंगे। अभी तो मैं तुम्हें बस एक छोटा सा एक झलक की सोचने के लिए एक फूड एक थॉट दे रही हूँ कि इस पर सोचना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट चल भी रहा है तो भी अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो इसका मतलब पता है क्या है? कांस्टेंट स्पीड नहीं, कांस्टेंट वेलोसिटी। ना तो उसकी डायरेक्शन बदल रही है और ना ही उसकी रफ्तार बदल रही है। दिस ऑल्सो इम्प्लाइज दैट नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो। तुमको ये फूड फॉर थॉट है। इस पर हम बात करेंगे जब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग अपने केस पे वापस लौटते हैं कि भाई ये ऑब्जेक्ट था और हॉरिजॉन्टल था, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वर्टिकली अप और ग्रेविटी वर्टिकली डाउन। लेकिन अगर ये इंक्लाइंड है, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल और ये इंक्लिनेशन। अब जो सरफेस है ना वो हॉरिजॉन्टल ये है, देखो ठीक है। और अब मैंने इंक्लाइन करना शुरू किया सरफेस को। अब तुम बताओ क्या ये ऑब्जेक्ट, ये मैच बॉक्स चल रहा है? तुम कहोगे नहीं। तो हम कहेंगे कि इस पर फोर्सेस कितने एक्ट कर रहे हैं, तो तुम सोच के कहोगे कि मैम वही दोनों फोर्सेस, ग्रेविटी नीचे की ओर और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मैं फिर से करेक्ट कर दूं, ऊपर की ओर एक्ट करेगा। लेकिन अगर सरफेस इंक्लाइंड हो गई है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स वर्टिकली ना होकर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, जबकि mg अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा एनालाइज करें। जो केस मैंने तुमको यहाँ दिखाया, अब उसको हम लोग डायग्राम में देखेंगे। चलो आ जाओ डायग्राम पर। ये डायग्राम मैंने तुमको लास्ट क्लास में भी बताया था, इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। क्या था डायग्राम? देखो जरा सा, मैं फोकस करती हूँ इसको। क्या अब क्लियर है डायग्राम तुम लोगों को? चलो बात करते हैं इस पर। ये ऑब्जेक्ट पर वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है ग्रेविटी और ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एंड दिस इज नॉर्मल टू द सरफेस। चलो ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है। ठीक है, अब सोचो इस ऑब्जेक्ट को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगकर ऊपर नहीं ले जा पा रहा है, इसके ऑपोजिट ऊपर नहीं ले जा पा रहा है, मतलब इसके ऑपोजिट कोई फोर्स ऐसा होना चाहिए जो इसको कैंसिल कर रहा है। यहाँ ये बात समझो, mg वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है, तो mg n को बैलेंस नहीं कर सकता क्योंकि ये इसका उल्टा नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको बैलेंस करने के लिए ठीक इसका उल्टा कोई फोर्स और है, लेकिन जो रियल दो फोर्सेस हैं वो तो यही हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमको मैंने रिजॉल्विंग द फोर्स बताया था। mg पूरा का पूरा इसको रोक नहीं सकता क्योंकि वो इसके ठीक उल्टा नहीं है, लेकिन mg का एक कंपोनेंट इसको बैलेंस कर सकता है। ध्यान से सोचो, ये बात तुमको समझ आई कि mg का एक कंपोनेंट अब इसको बैलेंस कर रहा है। अब इससे शानदार कंक्लूजन निकलते हैं, मज़ेदार। मुझे तो बिल्कुल इतना अच्छा लगता है ये एनालिसिस। तुम लोग ध्यान से समझोगे तो तुम्हें भी लगेगा कि फिजिक्स तो जादू है। कैसे? देखो, ये फोर्स mg का एक कंपोनेंट है, mg cos थीटा। और अगर तुम्हें याद हो तो मैंने रिजॉल्व करते समय बताया था कि थीटा एंगल मेन फोर्स और उसके कंपोनेंट के बीच होगा, तो वो कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट होगा और दूसरा वाला साइन कंपोनेंट हो जाएगा अपने आप। याद है तुम्हें? तो ये mg cos थीटा है। यहाँ से हम सीधे कंक्लूजन यहाँ पे पहुँचा देते हैं। ये बात हम समझ चुके हैं कि ये एंगल थीटा होगा
और ये mg cos थीटा होगा। चलो mg cos थीटा n को बैलेंस कर रहा है। अब इसको मैं ऐसे भी समझा रही हूँ कि ये ऑब्जेक्ट अब अपने पूरे वेट से इस सरफेस को धक्का नीचे नहीं दे रहा है। कितने वेट से दे रहा है, कितने फोर्स से दे रहा है? mg cos थीटा से। और ये सरफेस अब mg cos थीटा एक्शन के बराबर और उल्टा रिएक्शन n दे रही है। तो n किसके बराबर है? mg cos थीटा के बराबर। मुश्किल लग रहा है ये कॉन्सेप्ट? समझ जाओगे तो तुमको बहुत आनंद आएगा। कि क्यों आएगा ये भी समझो। Now n is balanced by mg cos theta because the surface is not horizontal, it is inclined, and frictional force was equal to mu times n। याद है mu था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट सरफेस के नेचर पर डिपेंड करता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स में सरफेस का नेचर कंट्रीब्यूट करता है और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फ्रिक्शन को डिसाइड करता है कि ज़्यादा होगा, कम होगा, कितना होगा। अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो ये ऑब्जेक्ट इस सरफेस को पूरी ताकत से नीचे धक्का देगा mg से। सो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विल बी वर्टिकली अप एंड जस्ट लुक एट these two forces, they are equal and opposite. n is reaction of mg, it is equal to mg but in opposite direction, so we say that n is equal to mg. n is equal to mg. So frictional force is mu into n, which in turn will be mu into mg. ठीक बात है। लेकिन जो केस अभी हम कर रहे हैं उसमें क्या है? सरफेस इंक्लाइंड है थीटा पर। अब n को mg cos थीटा बैलेंस कर रहा है, या यूं कहूं कि ऑब्जेक्ट अब अपने पूरे वेट से सरफेस को फोर्स लगा ही नहीं पा रहा है, वो सरफेस को नीचे किस ताकत से धक्का दे रहा है? mg cos थीटा से। सो सरफेस इज रिएक्टिंग इक्वल टू mg cos थीटा, दैट इज n इज इक्वल टू mg cos थीटा। अब जरा तुम चमत्कार देखो। If friction is mu into n and n is now mg cos theta, that means friction is now m into mg mu into mg cos theta। सोचो जरा बात को। हमने वही सरफेस और वही ऑब्जेक्ट लिया, कुछ नहीं बदला, लेकिन अगर वही सरफेस और वही ऑब्जेक्ट इस पोजीशन में थे तो फ्रिक्शन म्यू इंटू एन था। वही सरफेस और वही ऑब्जेक्ट अगर थीटा एंगल पर इंक्लाइंड हो गई तो फ्रिक्शन बदल गया। हमने कुछ नहीं बदला लेकिन फ्रिक्शन बदल गया। अब वो म्यू एम जी नहीं रह गया, म्यू एम जी कॉस थीटा हो गया। और अगर मैं एग्जाम्पल के लिए थीटा 60 ले लूँ तो सोचो, कॉस 60 इज 1/2, तो फ्रिक्शन म्यू इंटू एम जी बाई 2 हो गया। दोनों केसेस को कंपेयर करो जरा। हॉरिजॉन्टल था तो फ्रिक्शन था म्यू इंटू एम जी, और अगर 60 डिग्री पर इसी सरफेस को मैंने इंक्लाइन कर दिया तो फ्रिक्शन रहा इसका जस्ट हाफ। अब तुम्हें समझ आ रहा है कि क्यों स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स को ऊपर ले जाने के लिए इंक्लाइंड सरफेस बनाई जाती है। क्योंकि जो ताकत हमें इसे ऊपर ले जाने के लिए खर्च करनी पड़ती है वो ताकत बदल जाती है अगर इंक्लाइंड प्लेन हो या हॉरिजॉन्टल प्लेन हो, वो ताकत चेंज होती है। अब फ्रिक्शन के ऊपर इस इंक्लिनेशन का क्या कमाल होता है ये तो हमने देख लिया। अब जो हम लोग इंक्लाइंड प्लेन बनाते हैं घरों के बाहर कि इससे स्कूटर ऊपर ले जाएं, उसका भी चमत्कार फिजिक्स का देख लेते हैं। मान लो कि तुम्हारी स्कूटर है 100 kg की और तुम्हारे घर का जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ 1 फीट ऊपर है रोड से, और तुमसे कोई कहे कि वो मोटरसाइकिल
जो 100 kg की है उठाकर रोड से अपने घर के प्लेटफॉर्म पर, अपने घर की फ्लोर पर 1 फुट ही तो है, उठा के रख दो। तो तुम कहोगे नहीं मैम ये तो बहुत मुश्किल है, इतना भारी मोटरसाइकिल उठाकर कैसे रख देंगे हम। लेकिन अकेले ही तुम उस मोटरसाइकिल को अपने घर की इंक्लाइंड स्लोप से ऊपर चढ़ा ले जाते हो, और 1 फुट से कहीं ज़्यादा, कई बार तो रोड से घर की जो फ्लोर है वो 2-2 फीट ऊपर होती है, और तुम उतने ही वेट को ऊपर चढ़ा ले जाते हो। कैसे, सोचो। अब इसको, जो हम लोग मैच बॉक्स थे, इसको तुम इमेजिन करो घर का तुम्हारा स्कूटर, और तुम्हें इसको पहले हॉरिजॉन्टल केस देखो। हॉरिजॉन्टल केस में अगर तुम किसी ऑब्जेक्ट को सीधा ऊपर उठाना चाहो, सीधा ऊपर उठाना चाहो, तो तुमको कितनी ताकत लगानी पड़ेगी वेट के बराबर, यानी 100 kg, और 100 × 10 कर दो अगर फोर्स लगाना है तो 1000 न्यूटन। आ रही बात समझ में? इतना फोर्स तुमको लगाना पड़ेगा उसको सीधा ऊपर ले जाने के लिए। अगर लेकिन तुमने उसी सरफेस को किसी थीटा एंगल पर इंक्लाइन कर दिया, मान लो कि 60 डिग्री, 60 डिग्री नहीं 30 डिग्री ले लो यहाँ पर, मान लो कि 30 डिग्री पर तुमने अपने घर के रोड से घर की फ्लोर को 30 डिग्री के एक इंक्लाइंड स्लोप से तुमने कनेक्ट कर दिया। अब तुम जब इसको ऊपर धक्का दोगे तो तुम्हें पूरा 100 kg उठाना पड़ रहा है, या तुमको सिर्फ mg sin थीटा के बराबर ताकत लगानी पड़ रही है ऊपर ले जाने के लिए। सोचो, तुम अपनी मोटरसाइकिल को ऊपर ले जा रहे हो mg के अगेंस्ट, या mg sin थीटा के अगेंस्ट ऊपर ले जा रहे हो? फील करके बताना। यस, अब तुम mg के अगेंस्ट ऊपर नहीं ले जा रहे हो बेटा, mg sin थीटा के अगेंस्ट ऊपर ले जा रहे हो। और अगर ये थीटा 30 डिग्री हो तो तुम 100 kg की जो तुम्हारी मोटरसाइकिल थी वो तुमको कितनी फील होगी? mg sin 30, sin 30 1/2, यानी जस्ट हाफ। तो अब बोलो, फिजिक्स जादू है या नहीं? फिजिक्स का जिसको ज्ञान था उसने समझ लिया कि अगर मैं स्लोप बना दूं तो उसी भारी मोटरसाइकिल को, जिसे मैं 2 फुट ऊपर ले जाने की सोच भी नहीं सकता, उसी को मैं लुढ़का कर ऊपर पहुंचा दूंगा। तो ये तो समझ, अब ये सारा डिस्कशन तुम्हें कब समझ आएगा? जब तुम्हें पता हो कि mg को हम रिजॉल्व करते हैं और हम ये देखते हैं कि चाहे मोटरसाइकिल को ऊपर ले जाना हो तो हमें कितनी ताकत लगानी है? mg के बराबर नहीं, mg sin थीटा के बराबर। चाहे फ्रिक्शन के बारे में सोचना हो, फ्रिक्शन μ × n होता है, और n इस पर डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट सरफेस को कितनी ताकत से नीचे धक्का दे रहा है नॉर्मली। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसी एक्शन को रिस्पॉन्स करेगा। तो अगर यहाँ है तो वो mg के बराबर है नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ है तो mg cos थीटा के बराबर है, तो फ्रिक्शन भी कम हो जाता है। और या तुमको ये समझना हो कि ये ऑब्जेक्ट जब किसी सरफेस पे रखा और हॉरिजॉन्टल है तो ये गिर क्यों नहीं रहा है ग्रेविटी से? क्योंकि इसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर लग कर ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है। अगर मैं इस सरफेस को इंक्लाइंड करना शुरू करूं और ये अभी भी रुका हुआ है, तो हम फिर से समझेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है, ये इंक्लाइन सरफेस है, और जब मैंने इसको इस तरीके से रखा तो अभी भी ये रुका हुआ है। देखो, अभी भी ये रुका हुआ है, जबकि इसको mg sin थीटा नीचे खींच रहा है, और ये रुका हुआ है। इसको mg पूरा नीचे नहीं खींच रहा है, mg sin थीटा नीचे खींच रहा है। mg का जो बचा हुआ हिस्सा है वो कहाँ व्यस्त हो गया? वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को बैलेंस करने में व्यस्त हो गया।
तो ये mg साइन थीटा तो इसको घसीट ले जाना चाहिए नीचे, फिर भी ये रुका हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई तो फोर्स है जो mg साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है। और तुम सही समझे, वो कौन सा फोर्स है? इन दोनों सरफेस के बीच का फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स mg साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नीचे स्लिप नहीं कर रहा है। अब मैं देखो इसका इंक्लिनेशन बढ़ाती हूँ, क्या हुआ? अगर मैंने इसको ज़्यादा इंक्लाइन कर दिया तो ये ऑब्जेक्ट फिसल गया। तो अब हम अपनी एनालिसिस को आगे बढ़ाते हैं। देखो, जब तक mg साइन थीटा इस फ्रिक्शन के थ्रू बैलेंस हो पा रहा था, तब तक mg साइन थीटा और फ्रिक्शन बराबर थे। अगर मैं थीटा बढ़ा रही हूँ, इंक्लिनेशन बढ़ा रही हूँ, तो अगर मैं इंक्लिनेशन बढ़ा रही हूँ तो साइन थीटा बढ़ रहा है, और साइन थीटा बढ़ रहा है तो mg साइन थीटा जो कि इस ऑब्जेक्ट को नीचे पुल करेगा वो भी बढ़ रहा है। जबकि फ्रिक्शन एक खास वैल्यू से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, म्यू एन से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो खींचने वाला फोर्स बढ़ रहा है, रोकने वाला फोर्स म्यू एन से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। तो एक टाइम आएगा जब ये फ्रिक्शन को ओवरकम कर लेगा और इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींच ले जाएगा। तो जब ये रुका था तब क्या सिचुएशन थी? mg साइन थीटा f के बराबर था, और जब ये स्लिप कर गया तब क्या हुआ? mg साइन थीटा f से बड़ा हो गया और इसको ओवरकम करके ऑब्जेक्ट को नीचे खींच ले गया। तो देखो, हमने जो डिस्कशन किया उसमें क्या क्या समझा। एक तो ये कि इंक्लाइंड सरफेस में फोर्सेस का हिसाब ऐसा होता है कि n बराबर mg cos थीटा होता है। n अब mg cos थीटा के रिएक्शन में आ रहा है सरफेस से। और दूसरा कि अगर ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो फ्रिक्शन mg साइन थीटा को बैलेंस कर रहा है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट स्लिप कर रहा है तो mg साइन थीटा बड़ा है, फ्रिक्शन उससे कमज़ोर पड़ गया है। और रिजल्टेंट फोर्स, अब तुम रिजल्टेंट का कुछ आइडिया तो हो गया ना बेटा। रिजल्टेंट फोर्स इज, अगर ब्लॉक स्लाइड कर गया तो रिजल्टेंट फोर्स जिसको हम क्या कहते हैं, नेट फोर्स, वो अब mg साइन थीटा और f का डिफरेंस होगा, क्योंकि f mg साइन थीटा का ऑपोजिट है। तो mg साइन थीटा माइनस f, ये डिफरेंस नेट फोर्स हो गया जो उस ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है। और सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में तुमने पढ़ा है, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन में तुमने पढ़ा है कि F नेट इज इक्वल टू ma। तुमने एक्चुअली पढ़ा था फोर्स इज इक्वल टू ma, लेकिन अब उसे करेक्ट करो, खाली फोर्स इक्वल टू ma नहीं, नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। मास है वो ऑब्जेक्ट जिस पर ये नेट फोर्स लग रहा है, और a है उसका एक्सेलरेशन। तो mg साइन थीटा माइनस f हो गया नेट फोर्स। तो mg साइन थीटा माइनस f हो जाएगा नेट फोर्स, और वो इक्वल टू हो जाएगा ma। ये बात थोड़ी मुश्किल लग सकती है बेटा, क्योंकि तुम लोग पहली बार एनालाइज करना सीख रहे हो क्लास 10th में, है ना। तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे मैं तुमको ये पॉइंट्स हर केस में रिवाइज करवाऊंगी, तो तुम्हें बात समझ में आने लगेगी। तो हम लोगों ने अभी क्या सीखा? देखो, हमने सीखा कि अगर इंक्लाइंड प्लेन है तो n mg cos थीटा को रिएक्शन होगा, और mg साइन थीटा उस ऑब्जेक्ट को नीचे खींचने की कोशिश करेगा। और अगर वो नीचे नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट है जो कि उसे बैलेंस कर रहा है। और अगर वो स्लिप करने लगा तो इसका मतलब कि अब mg साइन थीटा उस खास एंगल थीटा पर f को बैलेंस नहीं करने दे रहा है, उसको ओवरकम कर लिए ले रहा है, और वो उस ऑब्जेक्ट को घसीट पा रहा है।
आ रही है बात समझ में बेटा?